जय हिंद व्यूअर्स, द हिंदू पेपर 25 अप्रैल की एनालिसिस करेंगे। मेरे बारे में एक न्यूज था, राइजिंग प्रीवेलेंस ऑफ यूके स्ट्रेन इन दिल्ली। ये कोविड को लेके, प्रीवेलेंस का मतलब होता है प्रचलन, कोई चीज जो चल रहा है। तो इसमें यूके स्ट्रेन जो है कोरोना का, वो ज्यादा चल रहा है दिल्ली में। उसके बारे में हम कुछ जानेंगे, कुछ जो डिफरेंट वेरिएंट है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि जेनोम एक वर्ड है। जेनोम का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनोम का मतलब हो गया एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जीव जो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो है, उसके अंदर अनुवांशिक सूचनाएं हैं, गुण है, सारी चीजें। तो इंक्लूड्स ऑल ऑफ द हेरिडेटरी इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग लाइफ एज वेल एज इंस्ट्रक्शन फॉर रिप्रोडक्शन। जैसा कि बताया कि अनुवांशिक चीजें हैं सारी, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है ये जेनोम। तो इसमें जो इंक्लूड हो जाती है सारी जो हेरिडेटरी इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग लाइफ एज वेल एज इंस्ट्रक्शन फॉर रिप्रोडक्शन। प्रजनन को लेके भी जो इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो इसमें है। तो लगता है ये डीएनए की तरह, जी हाँ, कुछ हद तक का डीएनए है, उसको भी देखेंगे। द ह्यूमन जेनोम लाइक ऑल अदर सेलुलर लाइफ फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड इंक्लूड्स बोथ द न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ध्यान देंगे, कंसिस्ट ऑफ डीएनए, जेनोम का मतलब ही हो गया इसमें डीएनए रहेगा, एंड इसमें इंक्लूड होगा बोथ द न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी का पावर हाउस। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी इसमें है। देन डीएनए एंड जेनोम क्या सेम है, इसके बारे में। डीएनए क्या होता है? मॉलिक्यूल दैट इज द हेरिडेटरी मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल्स। ये हेरिडेटरी मटेरियल होता है डीएनए, जिसको बोलते हैं, उनका डीएनए सेम है। तो जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए, ये तो हम जानते हैं कि जीन्स जो है डीएनए से बना होता है। एंड सो इज जेनोम इटसेल्फ। तो जेनोम भी है जो डीएनए से बना होता है। फाइनली जेनोम है क्या? इट इज सम टोटल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डीएनए। डीएनए का जो ग्रुप हो गया, टोटल हो गया, उसको हम जेनोम बोलेंगे। देन इंसाकोग एंड जेनोम सीक्वेंसिंग क्या है ये? इंसाकोग, ये आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, ये जेनोमिक जो सीक्वेंसिंग है उसने कंडक्ट किया था। तो इंसाकोग का मीनिंग क्या है? इंडियन सार्स कोव 2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स। ओके, इंसाकोग, देखिए ध्यान दीजिए, द इंडियन सार्स कोव 2 कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब एक ग्रुप होता है। ऑन जेनोमिक्स, जेनोमिक्स रिलेटेड है ये जेनोम से। तो वो उसने जो जेनोम सीक्वेंसिंग किया था। अब ये जेनोम सीक्वेंसिंग क्या है? सो द सीक्वेंस टेल्स, ये जो जेनोम सीक्वेंसिंग है उसके बारे में, जीएस के बारे में, जेनोम सीक्वेंसिंग। सो द सीक्वेंस टेल्स साइंटिस्ट द काइंड ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज कैरिड इन अ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट। ये बात ये हो रही है कि एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट में जो काइंड ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमको जेनेटिक, ये जेनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है, ताकि पता चले भाई किस तरह का डीएनए सेगमेंट है। देन अभी मोस्ट प्रिवेलेंट वेरिएंट आपने सुना होगा इंडिया में कौन सा जो है वेरिएंट कोविड का, वो ज्यादा चल रहा है। सो दैट इज B.1.C1617। सो B1617 जो वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा चल रहा है इंडिया में। अब ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो द डबल म्यूटेशन वायरस B1617, द मोस्ट कॉमन कैरीज टू म्यूटेशन इंक्लूडिंग द L452R एंड E484Q। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि B161 क्या है, तो एक्चुअली ये दो म्यूटेशन का ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली, एंड ये इंक्लूड हो करता है इसको और इसको। अब म्यूटेशन क्या है? तो म्यूटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वायरस टू अंडरगो चेंजेस व्हेन इट मल्टीप्लाइज। आपको मालूम होगा वायरस जो है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई देन ये बढ़ता जाता है ना। तो इस कंडीशन में ये म्यूटेशन वाली बात हो रही है। तो ये डबल म्यूटेशन है मतलब, और ये भी है क्योंकि इसमें टू म्यूटेशन है। और इस टू म्यूटेशन में जो ये पार्ट है इनके, वो ये एक वाला है और एक ये है, मतलब दो म्यूटेशन का ये दो इनका इंक्लूड हो जा रहा है इस डबल म्यूटेशन में। सो B1617 इज द डबल म्यूटेशन ऑफ दिस टू टाइप। देन अदर जो वेरिएंट जो इंडिया में चल रहा है, वन इज यूके वेरिएंट, जिसका ये है शॉर्ट में B1117। एंड देन साउथ अफ्रीका का ये है, एंड ब्राजील का P1 है। तो कुल मिला के यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंडिया में कौन कौन से वेरिएंट चल रहे हैं, तो इंडिया में सबसे कॉमन तो ये हो गया B1617, और साथ में ये यूके, देन साउथ अफ्रीका एंड ये ब्राजील। और जो दिल्ली में जो बात हो रही थी वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, सो दैट इज B1117 ऑफ यूके। देन एक और आर्टिकल था एडिटोरियल में, टू लिटिल। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो स्टेप लिया है हाल ही में बंगाल में, जो कैंपेनिंग चल रही है उसको लेके, वो बहुत लेट है एंड बहुत लेस है, और मैं भी इस बात से सहमत हूं। तो क्या है ये ईसीआई का स्टेप्स लेट एंड लेस? सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज लेट ऑन इट्स डिसीजन टू रेस्ट्रिक्ट
कैंपेनिंग बंगाल, जी हाँ, बंगाल में खुलेआम पूरे जोर शोर से हर पार्टी जो है कैंपेनिंग कर रही थी, प्रचार कर रही थी। तो ये सही नहीं है कोविड के इस गंभीर सिचुएशन में। इट केम इनटू एक्शन व्हेन कलकत्ता हाई कोर्ट सॉट एक्शन रिपोर्ट ऑन स्टॉपिंग स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक। इसने क्या किया, कलकत्ता हाई कोर्ट, थैंक यू सो मच हाई कोर्ट, इसने ईसीआई से रिपोर्ट मांगा कि तुम ये स्टॉप करने के लिए, पैंडेमिक को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हो वो हमको रिपोर्ट दो। तब जाके ये ईसीआई भी ये जो स्टेप ली है, क्या स्टेप ली है देखते हैं। फिर क्या हुआ, ये जो ईसीआई ने जो स्टेप लिया, कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि जब हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने जब डिसीजन सुनाया कि भाई आपने क्या स्टेप लिया है, ठीक उसी तरह से जब कई सारे कोर्ट जो है ना, दिल्ली कोर्ट, गुजरात कोर्ट, दिल्ली ये यूपी कोर्ट, जब कोविड के बारे में स्टेट से रिपोर्ट मांग रहे थे, बहुत सारे की रिस्ट्रिक्शन पूछ रहे थे, पता कर रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो बताओ, तब जाके सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आई एंड सुप्रीम कोर्ट टुक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन एंड आस्क्ड नेशनल प्लान फॉर इट। तब जाके ये सेंटर से सारा बोल रहे कि क्यों नहीं नेशनल प्लान बनाना चाहिए और कोविड-19 का सिचुएशन क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मोटे में कि कोलकाता हाई कोर्ट या जो दूसरे जो हाई कोर्ट हैं, उसने, कोलकाता हाई कोर्ट ने, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है, कोलकाता हाई कोर्ट ने ईसीआई से रिपोर्ट मांगा कि तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में। सिमिलरली जब कई सारे हाई कोर्ट जो है कंट्रीज के वो एक्शन ले रहे थे, तब जाके जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तब जाके वो भी एक्शन में आई। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज है सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है अ केस दैट इज टेकन ओवर बाय अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स कंट्रोल एंड इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द सेम। जब होता क्या है कि अपने आप वो केस ले लेते हैं, सुओ मोटो, तो केस इज टेकन ओवर बाय हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स कंट्रोल इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द सेम। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, कंट्रोल में ले लिया केस को एंड उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिए, तो उस चीज को बोलेंगे सुओ मोटो। तो ये जो था फाइनली लॉन्ग अवेटेड एससी इंटरवेंशन था, जो लंबे समय से इंतजार हो रहा था। कई सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट बीच में आई। देन एक और आर्टिकल था कमल हसन का, जो जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा, अराइज एंड रीज्यूनेट द थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस। ये गवर्नेंस का जो थर्ड लेयर है उसको रीज्यूनेट, उसको जिंदा करने की, उसमें जान फूकने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। फाइनली इसमें मेन बात ये कर गई है, 24 अप्रैल को जैसा कि हम जानते हैं पंचायत राज डे मनाया जाता है। सो इट इज द सिस्टम, व्हाट इज पंचायत राज, इट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस इन रूरल इंडिया। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो कहाँ पे, भारत के गांवों में, रूरल एरियाज में, उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। सो दिस इज कॉल्ड पंचायत एंड इन अदर वर्ड्स लोकल बॉडीज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक लोकल बॉडीज होना चाहिए, लोकल ग्रुप पे संस्था होनी चाहिए जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करे, और लोकल ही संस्था अप्रूव अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकती है, क्योंकि बाहर वालों को तो ऊपर वालों को उतना मालूम नहीं है। लोकल लोग जानते हैं, लोकल बॉडी जानती है कि कहां पे इशू है और प्लान को कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन एक और चीज इसमें मेंशन था, द चोलास, चोल जो डायनेस्टी है, चोल राजा थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज में वो पायनियर थे, वही सबसे पहले लोकल बॉडीज को इस्टेब्लिश किए। ये यहाँ पे हिस्ट्री का एक रेफरेंस दे दिया जाता है, यदि आपसे इंटरव्यू में या एसए में या जीएस के क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव में जब इस तरह की बात होती है, तो यू कैन मेंशन कि लोकल बॉडी जो चीजें थी वो भारत में अभी नहीं, वो चोल डायनेस्टी से ही शुरू हो गई थी। देन पंचायत राज इट इज द बेस्ट फॉर लोकल गवर्नेंस। कैसे, गांधी जी भी इसके बहुत बड़े एक सपोर्टर थे। ही वाज अ ग्रेट सपोर्टर फॉर ऑटोनॉमसली रूल्ड विलेज, कि गांव जो है वो खुद ही शासन करे अपने ऊपर। एंड ये जो चीजें इंडिया में एक्ट पास हुआ जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में, जो कि एग्जीक्यूट हुआ 1993 में। देन पंचायत राज है क्या, तो हमारे आर्टिकल 40 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसएसएस में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें मेंशन हुआ है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। स्टेट्स को, हर राज्य को, देश को ये विलेज पंचायत को स्टैब्लिश करना है। एंड देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज बिकम, देन इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद जो पंचायती राज सिस्टम था वो एक संवैधानिक बॉडी बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन हो गया। देन every state to establish panchayat for a tenure of 5 years and endow them with authority to enable them to function as units of self government। हर राज्य अपने आप वहां लोकल में पंचायत बनाएंगे, वो 5 इयर्स का एक टेन्योर रहेगा एंड उस पंचायत को ये पावर रहेगी कि वो सेल्फ, पूरी तरह से सेल्फ गवर्नमेंट रहे, अपने तरीके से वो काम करे, फंक्शन के लिए पूरी तरह से उनको अथॉरिटी दी जाए।
देन पंचायत राज में इंडिपेंडेंट इलेक्शन टू द विलेज पंचायत, यहाँ पे हमेशा चुनाव हो हर 5 साल पे। देन प्रोविजन फॉर द ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एंड एससी एसटी, जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायत चुनाव में इस तरह का रिजर्वेशन एससी एसटी क्लास को मिलता है, तो वहां पर भी वो बात हुई कि प्रोविजन होना चाहिए ताकि जो विमेन हो औरतों के लिए और साथ में एससी एसटी कम्युनिटी के लिए भी ये रिप्रेजेंट करें, मतलब उसमें वो सिलेक्ट हों। Then the state finance commission to evaluate the financial position of panchayats every 5 years, ऐसा नहीं हो कि उनके पास फंड ही नहीं हो, इसलिए स्टेट फाइनेंशियल जो कमीशन है वो उसे फंड की मॉनिटरिंग करे। देन फाइनली कंक्लूड करें कि पंचायत राज जो है वो 3 लेवल का सिस्टम पे काम करता है। 3 लेवल है बेसिकली। ग्राम पंचायत जो है आप गांव के लेवल पे, देन मंडल परिषद या पंचायत समिति या ब्लॉक समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला परिषद नाम से जाना जाता है। देन कैसे इस पंचायत राज को, कैसे इस लोकल गवर्नेंस को और बेटर कर सके, तो पहली बात कि गुड अमाउंट ऑफ अलाउंस टू पंचायत चीफ एंड काउंसिलर, एक अच्छा इनका रेमुनरेशन होना चाहिए, भत्ता होना चाहिए, ताकि ये भाई मोटिवेटेड रहे अपने काम को करने में। एंड देन पावर टू ग्राम सभा टू रिवोक अपॉइंटेड मेंबर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, इस ग्राम सभा के पास पावर होना चाहिए कि वापस बुला लो, जिस रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने सेलेक्ट किया है उसको वापस खींचने की भी, यदि वो ठीक से काम न करे तो उनको कुर्सी से हटाने का भी पावर इनके पास होना चाहिए अच्छे रूल बनाने के बाद। देन चैलेंजेस टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चुनौतियां। सो द चैलेंजेस टू स्टेट अपॉइंटेड कॉर्पोरेशन कमिश्नर, स्टेट जो कॉर्पोरेशन कमिश्नर अपॉइंट करता है तो इनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो वहां के मेयर होते हैं यदि वो अपोजिशन पार्टी के हो गए तो वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसा कि इसमें मेंशन है इस आर्टिकल में। देन सेम इज एप्लीकेबल टू म्यूनिसिपल काउंसिलर्स एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स ऑल्सो, यही बात म्यूनिसिपल काउंसिलर एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के ऊपर भी लागू होती है कि ये सब यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कहां पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, यदि वो अपोजिशन पार्टी के हुए तो जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी है उसको काम करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। देन चैलेंजेज इन तमिलनाडु में क्या चैलेंजेज है अकॉर्डिंग टू कमल हसन, सो उनका कहना है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन अ ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे क्या हो रहा है कि बार बार जो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है जो हर 5 साल में होना चाहिए था, लेकिन इसको पोस्टपोन किया जा रहा है बार बार, तो उनका कहना है कि इस तरह से ये धोखा है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ये धोखा है, ये सही नहीं हो रहा है, आम पब्लिक के लिए धोखा है। देन महात्मा गांधी का एक कोट उन्होंने मेंशन किया हुआ है, दैट द वॉइसेस ऑफ पीपल विल रिजॉल्व व्हाट वायलेंस कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन रिजॉल्विंग, लेट द पीपल्स वॉइस बी हर्ड। फाइनली उनकी बात यही है कि लोगों का जो वॉइस है, लोगों की जो आवाज है, इस आवाज को उठाना है, और इस आवाज से ही कोई जो प्रॉब्लम है वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो सकती है, और इसीलिए इस आवाज को उठने दीजिए, लेट द पीपल्स वॉइस बी हर्ड, लोगों का आवाज सुना जाना चाहिए, उसको सप्रेस नहीं करना है, दमन नहीं करना है। देन एक और आर्टिकल था उसमें, सीजीआई टू तमिलनाडु ऑन स्टेरलाइट रीओपन प्लांट, तो स्टेरलाइट बेसिकली क्या है, एक बिजनेस यूनिट है वेदांता की, तो यहाँ पे सीजीआई ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला कि आप ऑक्सीजन के लिए इसको ओपन कराइए। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि शुरू में तमिलनाडु ने मना किया कि नहीं हमारा कुछ प्रॉब्लम है, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स दैट द मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये चीजें आप अपने आंसर में इसको कोट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, वैसे हम सब जानते हैं, बट फाइनली जब कोर्ट के वर्ड्स में ये बात आती है तो है ना अच्छा लगता है बेसिकली, कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स दैट द मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास ज्यादा रहे और दूसरे स्टेट को मिले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन के केस में भी यही है, मान लीजिए दिल्ली में या कहीं भी ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के लोग ऐसे ही डाई हो जाएं, दूसरे स्टेट में जहां पे फैक्ट्रियां हैं तो वहां से जो ऑक्सीजन है वो पहुंचना चाहिए जितना जल्दी हो सके। देन एक बुक है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, ये हमारे जो पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे शिवशंकर मेनन, उनकी ये लिखी हुई किताब है जिसमें इनका ये टाइटल है। देन एक और वर्ड आएगा आपको, अमिकस क्यूरी एंड प्राइमा फेसी, तो देख लेते हैं अभी इसका मेंशन। अमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एंड देन हु इज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, a person who assists the court by furnishing information or advice regarding question of law or fact। हर एक व्यक्ति या संस्था जो है वो अमिकस क्यूरी है, फ्रेंड है कोर्ट का, जो इंफॉर्मेशन देने में या एडवाइस देने में या कोई
लॉ एंड फैक्ट का कुछ क्वेश्चन है, वहां पे वो इस तरह के अपना सपोर्ट देती है एडवाइस के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, तो वो एमिकस क्यूरी है। एंड देन प्राइमा फेसी, फेस के आप याद रखने के लिए फेस के सामने आ गए फेसी, प्राइमा फेसी, तो इट मींस एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। सो हैविंग इनफ एविडेंस टू प्रोसीड टू ट्रायल और जजमेंट। तो कोर्ट की भाषा में प्राइमा फेसी ऐसा एक एक्ट, ये कुछ सिचुएशन है जहां पे उसको देखते ही लग जाए कि इसके अगेंस्ट में ट्रायल या जजमेंट सुना सकते हैं, ट्रायल शुरू कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये याद करने का तरीका प्राइमा फेसी के मतलब पहली नजर में, उससे आप चीजें याद हो सकती हैं। अब उन दोनों वर्डों को यूज करेंगे। सो एससी क्रिटिसाइजेज ऑन इम्प्यूटिंग, इम्प्यूटिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, ब्लेम गेम टाइप का, ओके, दोषारोपण। सो फाइनली एसी ने आलोचना किया। एक इंसिडेंट हुआ था एक, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था, बीच में आके कोर्ट ने बोला सेंटर को कि क्यों नहीं एक ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर, ड्रग सप्लाई के ऊपर, वैक्सीनेशन एंड लॉकडाउन के ऊपर एक यूनिफॉर्म ऑर्डर होना चाहिए। तो इसके बाद जो सीनियर लॉयर थे उसने कमेंट किया कि ये एससी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के ऊपर, जो कि ऑलरेडी अपना केस सुन रही थी, जैसे दिल्ली यूपी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट, देन गुजरात, इस तरह के, बंगाल, तो कोलकाता हाई कोर्ट, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी वो केस सुन रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ तो इन वकीलों का कहना था, सीनियर लॉयर्स का, कि कोर्ट जो है उनके ऊपर प्रेशर दे रही है। तो इस चीज के ऊपर कोर्ट ने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इट अपॉइंटेड अमिकस क्यूरी, जो कि हमने बात किया कि ना फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एंड उसने ये कोट किया कि दे डिड नॉट वांट इंपॉर्टेंट इश्यूज इन द केस टू साइड ट्रैक्ड, वो नहीं चाहते कि जो इंपॉर्टेंट इशू हो वो साइड ट्रैक हो, वो हटे वहां से, बाय मैलाइनमेंट इम्प्यूटेशन इन द मीडिया, मीडिया में यदि इस तरह की दोषारोपण किया जा रहा है, एससी का इमेज खराब किया जा रहा है, तो उसके ऊपर वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उसने डेटा कलेक्ट करने के लिए अमिकस क्यूरी स्टैब्लिश किया। किसको किया वो जरूरी नहीं है, आप जाने कि अमिकस क्यूरी का इंपॉर्टेंस ये है, ये करती है, और ये प्रैक्टिकल आपका एक एग्जाम्पल हो गया। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो द हिंदू के एनालिसिस को लेके आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं इंग्लिश को लेके एंड जनरल स्टडीज को लेके मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।